जालियांवाला विद्रोह, अजमेर सिंह वाला। तो ट्राइबल्स के साथ एक ना रहता है कि अगर उनको कोई बाहर से पेनिट्रेट करके उनके वैल्यूज को ब्रेक करेगा तो वो उसके खिलाफ जाते हैं। हिंदुस्तान में कई ऐसे विद्रोह हुए जो कि ट्राइबल से रिलेटेड थे, जैसे गडकरी विद्रोह था, जैसे रामोसी विद्रोह था, वेलुटम्पी विद्रोह था। ऐसे कई विद्रोह जो है स्थानीय स्तर पे लगातार चले आ रहे थे। 1855-56 में जब अवध का अधिग्रहण हो गया, अवध के अधिग्रहण तक डलहौजी ने सब कुछ एक्सपैंड कर दिया था और कुछ भी बचा नहीं था। तो अब जो है एक भूमिका बनी कि अब अंग्रेजों को यहां से बाहर फेंका जाए। और एक अफवाह भी उड़ी। अफवाह ये था कि किसी महात्मा ने कहा था कि इस साल इनको 100 साल पूरा हो रहा है, तो 100 साल पूरा होते ही अंग्रेज भारत से चले जाएंगे। तो लगा कि ये सही समय है कि इसको क्या कर दिया है, भारत से बाहर निकाल दिया जाए। विद्रोह की पटकथा बनी, एक क्रांति का पटकथा लिखा गया। लेकिन पटकथा को अपने जमीन पे आने के पहले, जैसे कि मई में प्लान था कि 10 मई को हम लोग ये घटनाक्रम करेंगे। अब 10 मई के पहले आप 31 मार्च को क्या होता है, मंगल पांडे को गुस्सा आ जाता है और मंगल पांडे जो है अपने स्तर पे विद्रोह करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। फिर भी विद्रोह फैलता है अपने तरीके से अलग अलग जगह पे और अंग्रेज उससे काफी परेशान होते हैं। डलहौजी जा चुका था, कैनिंग आ चुका था। डलहौजी के कुकर्म को झेलने वाला कौन था, कैनिंग। कैनिंग कहता है कि अगर कुछ राजा महाराजा नहीं होते, जैसे सिंधिया मान लो नहीं होता, कौन नहीं होता, तो हम लोग तिनके के जैसे क्या हो जाते, उड़ जाते। क्यों? क्योंकि सिंधिया ने अंग्रेजों का क्या दिया था, साथ दिया था। ठीक, तो सिंधिया वॉज अ ट्रेटर। सिंधिया फैमिली को इसलिए गद्दार बोला जाता है क्योंकि उसने झांसी की रानी का साथ नहीं दिया था। किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ। मतलब जहां पे झांसी की रानी का कैंपिंग था उस जगह के बारे में उसको रख करके अश्योर करना कि तुम यहाँ रहो, सुरक्षित हो। और वो चिट्ठी किसको भेज दिया गया, अंग्रेजों को भेज दिया गया, लोकेशन बता दिया गया। तो ये जो चीजें हैं, ऐसा एक दो रजवाड़े ने नहीं किया, ऐसा बहुत लोगों ने किया। और जिन रजवाड़ों ने ऐसा किया, आगे चल करके इनको इनाम भी मिला। और इस कमीशन का नाम ही था इनाम कमीशन। क्या नाम था बोलिए, इनाम कमीशन। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाले रजवाड़ों को गिफ्ट किया गया कौन सा कमीशन, तो आंसर का नाम क्या है, इनाम कमीशन। क्या नाम था बोलिए, इनाम कमीशन। 1857 का जो रिवोल्ट था ये 2 वर्ग तक सीमित हो गया। इसके असफलता के जो कारण के तौर पे देखा जाता है, एक सिपाही और दूसरा ऐसे राजे रजवाड़े जिन्होंने पॉलिसी ऑफ लैप्स में अपनी रियासत को क्या किया था, खोया था। मतलब झांसी इसमें शामिल था। उसका कारण क्या था, क्योंकि झांसी ने अपनी रियासत को खो दिया था। सिपाही इसमें शामिल थे, क्यों, क्योंकि अवध का क्या हो गया था, अधिग्रहण। लेकिन ये सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जन आंदोलन इनके साथ नहीं था। अन्यथा 1 लाख भी नहीं, मेरे हिसाब से सैनिकों की संख्या को छोड़ दें, सैनिक तो भारतीय थे, अंग्रेजों की संख्या 30,000 थी भारत में। और उस समय जो भारतीयों की संख्या थी वो लाखों में थी। अगर ठीक तरीके से सब लोग उमड़ आते कि नहीं इनको हमको क्या करना है, बाहर निकालना, तो अंग्रेज बाहर निकल जाते। प्रॉब्लम कहां पे था कि ये 2 वर्गों तक सीमित हो गया। या तो वो राजे रजवाड़ों का था, और वो भी कैसा था कि झांसी को समस्या है लेकिन ग्वालियर को समस्या नहीं है। उसी के बाजू में, यहाँ झांसी यहाँ पे ग्वालियर, लेकिन एक को समस्या है दूसरे को समस्या नहीं है। उसको लगता है कि अगर झांसी अंग्रेजों के पास चला गया तो कल नहीं तो परसों मेरे हाथ में वो आ जाएगा। और झांसी को प्रॉब्लम है ना, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो एब्सेंट ऑफ नेशनलिज्म और प्रेजेंस ऑफ सब नेशनलिज्म। झांसी का नेशनलिज्म था, ग्वालियर का नेशनलिज्म था, लेकिन इंडिया का नेशनलिज्म नहीं था। ऑब्जेक्टिव सबका अलग अलग होना। आगे चल करके पिन पॉइंट जब किया जाता है कि व्हाट वर द रीजंस, कि ये क्या हो गया, फेल हो गया। पहला कि कुछ वर्गों तक सीमित, सैनिकों तक सीमित, राजे रजवाड़ों तक सीमित। सेकंड, एक ऑब्जेक्टिव का नहीं होना। थर्ड, एब्सेंट ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी। ब्रिटेन वाले ब्रिटेन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन झांसी वाला किसके लिए लड़ रहा था, झांसी। बाजू में बैठा है कौन, ग्वालियर। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा कि ग्वालियर और झांसी तो एक ही है। आया कौन है बाहर से, ब्रिटेन वाला। वो किसका साथ दे रहा है, ब्रिटेन वाले का। मैसूर हैदराबाद आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि हमारे कंधों पे बंदूक लगा के कौन चला रहा है, फ्रांस वाला और ब्रिटेन वाला। तो आपसी जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स का जबरदस्त तरीके से अंग्रेजों ने क्या उठाया, फायदा उठाया। तो एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया एंड प्रेजेंस ऑफ हाइपर नेशनलिज्म, हाइपर सब नेशनलिज्म। जैसे नेशनलिज्म क्या है, भारतीयता,
ठीक। सब नेशनलिज्म क्या है? छत्तीसगढ़ीयावाद। अब छत्तीसगढ़ीयावाद इतना हावी हो जाए कि बोले कि छत्तीसगढ़ को कंट्री बना दो, तो ये क्या होगा? सब नेशनलिज्म। ये क्या होगा? बोलो, सब नेशनल। झांसी आजाद रहना चाहता था, लेकिन ग्वालियर उसको आजाद रखना नहीं चाहता था। ये प्रॉब्लम था, और सबको जो है गुलाम करने वाला कोई और था, और वो एक चीज के लिए काम कर रहा था कि मेरे कंट्री की कंपनी ऊपर जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू भारत से कहां जाना चाहिए? ब्रिटेन की तरफ जाना चाहिए। ठीक। रेबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो 57 की क्रांति अकेले नहीं थी। 57 की क्रांति के बहुत पहले 1806 में एक क्रांति हुई, उस क्रांति का नाम था वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह जॉर्ज बार्लो के समय हुआ। किसके समय हुआ? बोलिए। वेल्लोर विद्रोह किसके समय हुआ? जॉर्ज बार्लो के समय। कब हुआ? 1806 में हुआ। इसके अलावा आदिवासी विद्रोह हुए, जैसे सन्यासी विद्रोह हुआ, जैसे गडकरी विद्रोह हुआ, जैसे रामोसी विद्रोह हुआ, जैसे मुंडा विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा को तो जानते हैं ना? ठीक। जैसे 1774 में हमारे यहाँ हल्बा विद्रोह हुआ। तो हल्बा विद्रोह कैसा विद्रोह था? आदिवासी विद्रोह था। ठीक। चलिए, ये है 1857 की क्रांति। क्या है? बोलिए। 57 की क्रांति। 57 की क्रांति के बारे में बहुत से अलग अलग विचार हैं, जिसमें दो विचार बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वीडी सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। क्या कहा है? बोलिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और मजुमदार नाम के एक हिस्टोरियन है जो मानते हैं कि इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं था कि इसको आप क्या बोल सको? पहला नहीं, स्वतंत्रता संग्राम भी बोल सको, उसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं था। तो क्यों ऐसा वो बोल रहे हैं? मैंने जो रीजन आपको बताया कि एब्सेंस